ध्यान रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको निबंध, इंटरव्यू बहुत ज्यादा, समाज में अन्य सभी टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन यहाँ से सवाल बन सकता है। जैसे कल हमने नवीन मध्यम वर्ग देखा, वहां से उपभोक्तावादी संस्कृति, नवीन मध्यम वर्ग का उदय, वैश्वीकरण का उस पर प्रभाव, है ना, इन सब के बारे में सवाल पूछ सकता है। हमने अब तक महिलाओं पर, युवाओं पर, वृद्ध के बारे में भी चर्चा कर दिया, बच्चों पर, है ना, ये सब प्रभाव की हमने चर्चा की है ना। चलते हैं आज कुछ बचे हुए पार्ट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है, मास मीडिया का जमाना आ गया है ना, वहां से सवाल बन सकता है, और लास्ट में भूमंडलीकरण की विरोधी प्रक्रिया, इन सब पर देखते हैं। तो एक नया हेडिंग बनाइए, वैश्वीकरण का कृषक समाज पर प्रभाव, या जनजाति, पहले कृषक देख लो फिर जनजातीय समाज पर। वैश्वीकरण का कृषक समाज या किसानों पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स। इसमें पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव, बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आप समझते नहीं है किसानों पर, ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव से सवाल बनाएगा, है ना। क्या प्रभाव बन सकता है किसानों पर क्या प्रभाव, जाति व्यवस्था में हमने बता दिया, चांदनी क्या क्या प्रभाव पड़ा है, वहां पर निम्न जातियों को जोड़कर आप बना सकते हैं, है ना। सकारात्मक प्रभाव क्या है, किसानों की आय बढ़ी है कि नहीं। आज आप देखिए हाइब्रिड फसलों के कारण, है ना, आज किसानों की उत्पादकता बढ़ी है, आय बढ़ी है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है ना। और क्या है, गिग इकोनॉमी नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा मीनाक्षी, लास्ट में पूछो जितने सवाल पूछने। अरे भाई, गिग इकोनॉमी में ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है, कर्मचारी से काम करवा लेती है, क्योंकि अगर फिक्स्ड एम्प्लॉय रखेगी तो उसको कई प्रकार की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, है ना, इसलिए वहां पर नहीं है ना। किसानों पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव बहुत सारे देख सकते हैं, नकारात्मक पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कृषक आत्महत्या एक ग्लोबलाइजेशन को लेकर एक बर्निंग इशू है, जहां से सवाल बनेगा, है ना। आप पढ़ चुके हैं तो आप मत पढ़िए अस्मिता, है ना, ये इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स। इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ा या सोशल एस्पेक्ट समझिए। सकारात्मक, नवीन प्रौद्योगिकी आई, उत्पादकता बढ़ी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ी, किसान हितैषी बहुत सारे कॉल सेंटर आ गए, बहुत सारी संस्था आ गई, कई स्वयं सहायता समूह आ गए, कई जो है डेयरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग धंधों का विकास हुआ। ऑब्वियसली ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वहां से प्रश्न बनाएगा कि वैश्वीकरण के दौर में कृषक आत्महत्या की घटना बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखें कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश के लाखों किसानों ने आत्महत्या की है ना, उसका क्या इंपैक्ट निगेटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। जैसे अगर मैं एक सवाल बनाऊं तो हम बना सकता है प्रश्न कि वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आय एवं जीवन की गुणवत्ता वृद्धि की है। कमेंट बंद कर दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले ही बता देता हूं, लिखते रहना, फिर फालतू इधर उधर अपने एंड से बंद कर दूंगा, तुम लोग लिखते रहना, है ना। वहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण के दौर में कृषक आत्महत्या की घटनाओं में भी अधिक वृद्धि देखी जा रही है। चर्चा करें। निगेटिव पार्ट से ज्यादा सवाल बनेगा, है ना। हाँ, एपीएमसी और ये सब यहां लिख कर आ जाना, समाज में खूब नंबर पा जाओगे, है ना। कॉन्टेक्स्ट समझाने से कोई फायदा नहीं। पहली क्लास में क्या कहा था, संदर्भ समझो, किसी विषय की क्या मांग है ना। संदर्भ समझना है, समाज शास्त्र की में पढ़ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष ज्यादा, है ना। हाँ, वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आय एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है, वहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण के दौर में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है ना। इसकी चर्चा करें तो सकारात्मक प्रभाव आप सभी अधिक जानते हैं, है ना। कुछ 2-4 पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि के कारण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं मशीनीकरण की प्रवृत्ति का विकास, किसान हितैषी विभिन्न संस्था संगठन आदि का उदय, कृषक समाज का आधुनिकीकरण, है ना। कृषक समाज का आधुनिकीकरण, उनकी सोच मानसिकता ये सब परिवर्तित हुई है। किसान हितैषी विभिन्न संस्था संगठन आदि का उदय, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं मशीनीकरण की प्रवृत्ति का विकास, है ना। बहुत सारे ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है। कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंडी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच
बाजार तक पहुंच संभव। कृषक समाज का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। कृषक समाज जाति के स्थान पर वर्ग आधारित विभाजन की तरफ उन्मुख। वर्ग आधारित विभाजन उन्मुख। व्यावसायिक या वाणिज्यिक कैश क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन से आय में वृद्धि। पहले भी था, अब और क्या है, अधिक हुआ है। कैश क्रॉप समझते ही होंगे, है ना। जैसे आप कहते हैं गन्ना, तंबाकू, कपास, ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स है। बाजार की मांग के अनुरूप आज किसान क्या कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं। परंपरागत खाद्यान्नों के स्थान पर संविदा कृषि आई, अच्छी भी बात है, और कुछ समस्या भी आई। संविदा कृषि, जहां कृषि पूर्व अनुबंध कर लिया जाता है, जिसको आपने इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ा होगा, यहाँ कि किसानों से बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, अनुबंध कर रही है, उनको पैसा दे रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है ना। तो संविदा कृषि के कारण कुछ नुकसान भी है। संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको आप कहते हैं, फार्मिंग से बड़े किसान लाभान्वित। आज देखिए किसान जो है राजनीतिक रूप से क्या हुए, जागरूक हुए हैं, है ना। तुरंत किसान आंदोलन, सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, किसान ने देश में आंदोलन किया और सरकार को वापस कानून लेना पड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं, कृषक समाज अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की रक्षा हेतु अधिक संगठित दबाव समूह के रूप में कार्यरत। प्रेशर ग्रुप, सरकार पर दबाव डालने का दबाव समूह के रूप में कार्यरत। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता हो पाई है गांव गांव तक। वैश्वीकरण के दौर में 12मासी सड़कें बन गई है, किसानों के लिए पक्के मकान, तमाम व्यवस्थाएं जो वैश्वीकरण के दौर में किसान हितैषी बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो ये सब आप दिखा सकते हैं। हाँ, नए नए तकनीक का प्रयोग हो रहा है, उससे कृषि कार्य आसान हो गया है। हार्वेस्टर, फार्म इक्विपमेंट्स। जाति से, कल तक गांव में क्या था, जातियों के आधार पर किसान विभाजित था। अब बड़े किसान, मझौले किसान, छोटे किसान, आय के आधार पर किसकी कितनी आय है ना। तो वर्ग आधारित विभाजन की तरफ उन्मुख है, पूरी तरह नहीं, है ना। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इंपैक्ट यहां लिखेंगे ही। कृषक समाज पहले जाति के आधार पर, ऊंच नीच के क्रम में विभाजित था, अब धीरे धीरे वो क्या है, वर्ग के आधार पर विभाजित है। उच्च आय वर्ग वाले किसान बहुत अधिक आय है, मध्यम आय वर्ग वाले और कई सीमांत कृषक हैं जिनकी आय बहुत कम है। नकारात्मक प्रभाव से सवाल बनेगा, जो आत्महत्या की घटना है वहां से सवाल बनना ही बनना है। अब क्या है, कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंडी अवेलेबल है ना। कृषक समाज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। नकारात्मक प्रभाव, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे वह है कि कृषक आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि। कृषक आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि। पहले जितना किसान आत्महत्या करते थे उसकी तुलना में कई गुना जो है ना, बढ़ा है। क्यों बढ़ा है किसान आत्महत्या? आज आप देखिए किसान आत्महत्या की घटना के पीछे कई कारण है ना। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, जैसे किसानों की जो है जीवन में उपभोक्तावादी मूल्य आ गई, है ना। दिखावे की संस्कृति हावी हो जा रही है। कृषि अब महंगा हो गया, कृषि कार्य महंगा। ऐसी स्थिति में संस्थागत साख सुविधा, बैंकिंग फैसिलिटी, है ना, इसका अभाव के कारण महाजनों के ऋण जाल में फंस रहे हैं, है ना। महाजनों से उधार ले रहे हैं 5%, 10% मंथली के आधार पर, और उससे खेती बाड़ी कर रहे हैं। उत्पादों को उचित है जो मार्केट प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं। कृषि लागत क्या हो गई, महंगी है। कई बार मौसम की मार के कारण, कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण, कई बार किसी अन्य कारण से, है ना, किसानों की के फसल को नुकसान पहुंचा। ऐसी स्थिति में वो ऋण जाल में आ गए और ऐसी स्थिति में कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। बड़े किसान वैश्वीकरण से अधिक लाभान्वित हुए, छोटे किसान जो है अपेक्षाकृत कम लाभान्वित। किसान समाज में आर्थिक विषमता क्या है, बढ़ गई है। ये सब वैश्वीकरण का नकारात्मक है। डेट ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटी का अभाव है। यद्यपि सरकार कह रही है कि दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा का विस्तार किया गया, लेकिन सच्चाई क्या है कि भारत में लगभग 6.5 लाख गांव है, जिसमें 1.5 लाख गांव जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ पाए, है ना। हाँ, पर्यावरण में परिवर्तन आया है, जलवायु परिवर्तन के कारण। अब आप देखेंगे उससे कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव आया है। हाँ, मशीनों के अधिक प्रयोग के कारण से और क्या समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं मजदूरों, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी है। आज रसायन, कृत्रिम रसायन, खरपतवार नाशी, कीटकनाशी, अधिक का केमिकल आदि के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है ना। आप देखोगे नई ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नया दौर जो है वापस आया, है ना, जैविक कृषि जिसको आप कहते हैं। तो कृषक आत्महत्या की घटना के पीछे कई कारण है ना। एक कारण नहीं है, कई कारण है। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन का उन पर दबाव रहता है ना, परंतु उनके पास अनुभव की कमी है, क्योंकि वे मोटे फसल खाद्यान्न परंपरागत उत्पन्न कर पाए। तो किसान आत्महत्या की घटना बढ़ी है। पहले, दूसरी क्या है, विकास परियोजनाओं के कारण, विकास परियोजनाओं, महानगरों, नगरों, नगरों के विकास के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षरण
भूमि का क्षरण। लगभग 30% भारत की कृषि योग्य भूमि पिछले 3-4 दशकों में खत्म हो गई है। डेवलपमेंट, रियल एस्टेट के राइज के कारण, औद्योगिक गलियारे के कारण, बड़ी बड़ी फैक्ट्री प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट के कारण, बड़ी बड़ी अन्य विकास उन्मुखी परियोजनाओं के कारण किसान क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं। कई बार प्राधिकरण अथॉरिटी के द्वारा उनकी जमीन को क्या की जा रही है, खींच ली, जबरन जोन से ले ली जा रही है ना। वही लिख रहा हूं निधि यादव, विकास परियोजना, महानगरों, नगरों के विकास के कारण कृषि योग्य भूमि क्या है, खत्म होती जा रही है। आप देखें दिल्ली के पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने जितनी जमीन इकट्ठा की, ये सारी जमीन क्या थी, उपजाऊ किसानों की जमीन थी। लेकिन किसानों से जमीन खरीद ली गई और उस पर मॉल, उस पर रियल एस्टेट, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, है ना। इन सबसे, अरे भैया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यहां समाज शास्त्र में नहीं लिखेंगे ना। सब्जेक्ट का भी तो कुछ समझो कि सब्जेक्ट विषय क्या लिख रहे हैं, है वो भी, लेकिन उसको हम समाज शास्त्र में थोड़ी लिख देंगे, है ना। तो कृषि योग्य भूमि का क्षरण होता जा रहा है। कृषक समाज में दिखावे की संस्कृति, उपभोक्तावादी मूल्यों का प्रसार, मूल्यों का अधिक प्रसार, महंगी कृषि लागत के कारण कृषि कोई विशेष लाभ, कृषि कार्य से जीवन निर्वाह का संकट, फलतः नगरीय प्रवसन, माइग्रेशन बड़ा इशू है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, नगरीय प्रवसन में अत्यधिक वृद्धि। प्रवसन समझते हैं ना, माइग्रेशन, पलायन, इंग्लिश में आप माइग्रेशन जिसको कहते हैं। आज क्या हो रही है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो गई, है ना, है ना। अब जो है कृषि कार्य बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा, आबादी बढ़ गई, जमीन क्या हो गई, कम पड़ गए। ऐसी स्थिति में लोग बलात् नगरों की तरफ ढकेल दिए जा रहे हैं, और इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन हो रहा है, हमारे किसान भाई बंधु, कि नगरीय प्रवसन, बलात्, है ना। लिखते चलिए साथ साथ। देखिए, परंपरागत लोक कला, हस्तकरघा आदि का धीरे धीरे पतन पतन वैश्वीकरण जनित परिस्थितियों का लाभ बड़े तथा मंझौले किसानों को अधिक तथा सीमांत कृषक कम लाभान्वित, सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा पर भी असर नहीं होगा। अगर जमीन घटती जाएगी तो समस्या। चलिए, तो ये सब आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण का लाभ अगर सभी किसानों को मिलता, बड़े किसान जिनके पास जोत का बड़ा आकार है, जो अधिक वैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं, फार्मर्स, बड़े बड़े फार्म हाउस में, बड़े बड़े खेत के साइज में व्यावसायिक फसल का उत्पादन कर रहे हैं, बाजार की मांग के अनुरूप अगर वह उत्पादन कर रहे हैं, उनको अधिक लाभ मिल रहा है ना। और क्या हम कह सकते हैं, कृत्रिम रसायनों, खाद, पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड्स आदि के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, जलवायु परिवर्तन आदि से कृषि उत्पादकता प्रभावित, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, है ना। अंग्रेजी में जवाब दो नाज अंसारी, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में, है ना, प्रश्न की भाषा में। फोर्थ नंबर का पेन, और मैं सब पेन यूज करके देख लिया है, हम भी पिछले 4-5 सालों से हरमित यही कर रहे हैं, है ना। सब में मोर और लेस जो अक्षर है वही आएगा ना। लिखा है
कृत्रिम रसायनों, खाद, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी, पेस्टिसाइड्स आदि के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, जलवायु परिवर्तन आदि से कृषि उत्पादकता दुष्प्रभावित। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फार्मर्स पूछ सकता है, हाँ पीड़कनाशी ही लिखा है। छोटे जोत के किसान, सीमांत कृषक उसी को कहते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन आदि से कृषि उत्पादकता दुष्प्रभावित, है ना। आज आप देखते हो कभी मौसम अचानक बारिश हो जा रही है, गर्मी बढ़ जा रही है, उन सबसे प्रोडक्टिविटी जो है उस पर क्या हो रहा है, प्रभावित हो रही है। चलिए ट्राइबल सोसाइटी पर इंपैक्ट देख लीजिए, है ना, जनजातीय समाज पर। चलिए वैश्वीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल सोसाइटी। सकारात्मक प्रभाव। जनजाति किसे कहते हैं? जनजातियां आदिम, जो जिनकी आदिम संस्कृति है, जो मुख्य धारा के समाज से अलग थलग है ना, जिनकी आदिम संस्कृति, भाषा जो मुख्य धारा के समाज से संकोच में संपर्क रखती है। तो भारत में जो जनजातियां हैं वो प्राचीन काल से ही, है ना। कंक्लूजन में क्या लिखोगे देवराज, यही तो फर्स्ट दिन से समझा रहा हूं। अधिकतर सकारात्मक प्रभाव है, कुछ चिंताजनक पहलू अवश्य हैं, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादातर किसानों को लाभ पहुंचा या नुकसान, तुम ही बताओ मुझे देवराज पटेल, ज्यादातर क्या लिखा है, पढ़ा है? समाधान वही तो मैं पूछ रहा हूं, ज्यादा क्या, वैश्वीकरण का लाभ अधिक है, नुकसान भी है, लेकिन लाभ अधिक है। किसी आदमी को कहते हो अच्छे इंसान है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है। किसी आदमी को आप कहते हो अच्छा इंसान, उसमें 50 अच्छाइयां 10 खराबी। किसी को कहते हो बुरा इंसान, तो उसमें क्या अच्छाई एक भी नहीं है, उसमें 50 बुराई है 10 अच्छाई। तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, अधिक लाभ ही हुआ है ना। नुकसान कुछ है, जैसे हमने देखा किसान आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, संस्थागत साख सुविधा का अभाव है। गांव गांव में हमें बैंकिंग फैसिलिटी देना होगा, छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी, है ना। सरकार को आगे, सरकार कर भी रही है ना। रोकने, तुम हमेशा हर चीज में अनिशा का एक ही समाधान, समाधान तो समझ क्या रहे हो, समाधान जितनी भी कारण है उसको दूर कर दो, समाधान हो जाएगा। किसान आत्महत्या की घटना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किसान, कृषि लागत महंगी हो गई, कृषि जो है कार्य के लिए पैसा चाहिए, किसानों के पास पैसा नहीं है, कहां चले जाते हैं, महाजनों के पास, है ना, महाजनों के पास। और ऐसी स्थिति में महंगे ब्याज दर पर पैसा उगा लेते हैं, कई बार मौसम की मार के कारण, कई बार अन्य कारण से फसल बर्बाद हो गया, कर्ज के बोझ तले दब गए, आत्महत्या कर लिया, है ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है, 50 कार्यक्रम चला रहा है, ऋण माफी कर रही है, एमएसपी दे रही है, तमाम कुछ ना कुछ घटनाएं तो पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-7 वर्षों में कमा है ना। वैश्वीकरण का जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक, है ना। हाँ, गुणवत्ता वाले बीज, जैसे आप विदर्भा का आपने केस सुना होगा, है ना। विदर्भा में सबसे अधिक किसान आत्महत्या के पीछे, है ना, क्या कारण था? जैसे विदर्भा में जो कॉटन, कपास उपजाने वाले किसान थे, वहां पर एक अमेरिकन फर्म आई मोसेंटो, उसने क्या कहा कि जो हमारे कॉटन सीड्स हैं हमसे आप खरीदिए, इससे जो है पैदावार अधिक होगी, लेकिन हम इसकी गारंटी तभी लेंगे जब हमसे ही आप पेस्टिसाइड्स लीजिए, हमसे ही फर्टिलाइजर लीजिए। जो वहां के स्थानीय किसानों ने है, उन्होंने महंगी दरों पर क्या कर दिया, बीज ले लिया उस कंपनी से ऋण जाल में आकर, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई, बहुत सारे किसान उससे प्रभावित हुए। तो संस्थागत साख सुविधा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी, बैंकिंग प्रणाली को हमें दूर दूर तक पहुंचाना होगा, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए, है ना। समाधान तो खुद से देखो, जब बीमारी का कारण आपको पता है, ऑब्वियसली अगर समाधान कहीं भी आप कारण समझ रहे हैं, क्या क्या कारण है, उस कारण को दूर कर दो, समाधान हो गया, है ना। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, खुल रहे हैं, और उसका एक्सपेंशन करना चाहिए, है ना, गांव गांव तक उनकी पहुंच। चलिए सकारात्मक प्रभाव अब आते हैं तेजी से जनजातीय, किसान करा दिया, जनजातियां भी आप खुद से कर लेंगे, है ना। जनजातीय समाज में क्या वैश्वीकरण का प्रभाव देखते हैं? आज जनजातीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच हो पाई है, आज जनजातीय उत्पादों का विपणन हो रहा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जड़ी बूटी बहुत सारे। आज आप देखोगे जनजातियों का एक केस तेल बड़ा लोकप्रिय हुआ इंडिया में, कर्नाटक की, है ना, क्या नाम है उस ट्राइब्स का, हिकी पिकी कुछ है ना, सही नाम भूल रहा हूं मैं, है ना। तो जनजातीय समाज की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता बढ़ी है, मुख्य धारा के समाज से संपर्क बढ़ा है, बिल्कुल स्वामी जी बहुत अच्छा, है ना। जनजातियों के रहन सहन, जीवन शैली, इन सब में परिवर्तन आया है, जनजातियां सजग हुई अपने अधिक, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, है ना। कर तो लेंगे ही, नकारात्मक में आएंगे सीधे मीनाक्षी। जनजातीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं वहां तक पहुंच रही है, गांव गांव तक कनेक्टिविटी हो रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सरकार, है ना। और क्या आप देखते हैं, जनजातीय उत्पादों का विपणन बेहतर हो रहा है वैश्वीकरण के दौर में, अपने उत्पाद, अपने हस्तकरघा, अपनी कला, अपनी जो है उत्पाद को वो दुनिया के मंच पर बेच पा रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार भी क्या कर रही है, विकास प्रेरित नीतियों के जरिए जनजातियों को मुख्य धारा में समेकित कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए। जनजातीय समाज अगर आप देखें तो कल तक हाशिए पर था, आज उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ। आज जनजातियां अपने अधिकारों के लिए लामबंद हो रही हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उनकी बढ़ी है। आज बहुत सारी जनजातियां जो है अपने धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियां, अतार्किक मान्यता, ये इन सब में जो विश्वास था उन सब में कमी आई है ना। जनजातीय समाज को लेकर ये सब अच्छी बात है ना। अपने आप को आधुनिक बना रही है ना। आज वो विकास के लाभों से लाभान्वित हो रही है, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही है, बहुत अच्छा, यही सब आपको बताना है। नकारात्मक
क्या प्रभाव नकारात्मक है, यहां से सवाल बनेगा। जहां से भी चैलेंजेस है, जहां पे समस्या दिख रही है, प्रश्न यूपीएससी वहीं से बना रहा है, जहां कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ, जनजातियों में शिक्षा बेहतर हो रही है, नो डाउट, लड़कियों की शिक्षा बहुत सुंदर। लिखना क्या है, चर्चा कर लेना है। हाँ, पारंपरिक शिक्षा में वृद्धि ना होकर हम क्या कर सकते हैं, पारंपरिक कला उत्पाद जो भी है उनको एक बड़ा बाजार मिल रहा है ना। हाँ, बहुत सारी जनजातियां, हाँ, मैंने पहले ही कहा आदिवासी तेल के बारे में, है ना, केस का जो तेल है अभी हिकी पिकी ही शायद नाम है, कर्नाटक की। आज आप देखिए जैसे जनजातीय कला को एक मंच मिल रहा है, बहुत सारे नृत्य लोक कला, उनको भी आज यूट्यूब कल्चर ने क्या किया, लोकप्रिय बनाया है, जनजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। तो ये सब अच्छी बातें हैं। नकारात्मक प्रभाव अगर हम कहें तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी है ना। एक तरफ जहां विकास हो रहा है वहीं कई सही समस्याएं हैं, जैसे विकास परियोजनाओं के कारण जनजातियों का विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के कारण जीवन निर्वाह का संकट हो रहा है ना। हाँ, रविशंकर सभी लोग मोबाइल में ही कर रहे हैं, है ना। सकारात्मक में 2-4 पॉइंट नोट कर लो। पहला हम क्या कह सकते हैं, जनजातीय समाज का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, मुख्य धारा के समाज से संपर्क में वृद्धि, जनजातीय कला संस्कृति उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद वैश्विक पहुंच संभव, सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता, सशक्तिकरण में वृद्धि, जनजातियां अधिक जागरूक हुई हैं, है ना, राज्य के द्वारा उनके लिए बहुत सारे, ये सब आप लिख सकते हैं आराम से। सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव से सवाल बनेगा, और ध्यान रखना पेपर 1 को पेपर 3 से जोड़कर सवाल बना देगा, है ना। नकारात्मक प्रभाव, पहला हम क्या कह सकते हैं कि विकास परियोजनाओं के द्वारा जनजातियों का सर्वाधिक विस्थापन, सर्वाधिक विस्थापन, जैसे कहीं डैम के कारण, कहीं बड़ी इंडस्ट्री, है ना, इनके कारण, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं बुलेट ट्रेन, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहीं अर्बनाइजेशन के एक्सपेंशन, तमाम कारणों से क्या हो रहा है, जनजातीय समाज विस्थापित हो रहा है, इससे उनका जीवन निर्वाह का संकट आ रहा है ना। सामाजिक आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक समस्या के रूप में नक्सलवादी आंदोलन का उदय, जैसे देखेंगे सर्वाधिक देश में नक्सलवादी मूवमेंट, है ना, नक्सली मूवमेंट सर्वाधिक आपको ग्लोबलाइजेशन के दौर में दिखेंगे। जनजातियों, बहुत सारी जनजातियां नक्सलवाद से, विचारधारा आधारित आंदोलन प्रभावित हुई, जंगलों में अपनी समानांतर सरकार उत्पन्न कर स्थापित कर ली, डेवलपमेंट करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उगाने लगी, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगी, है ना। क्यों ऐसा हुआ, तो उनको सामाजिक आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया। सरकार को आज बड़ी चिंता है अन्य चीजों की, लेकिन हमारे जनजातियों का, जैसे आज आप देखिए राष्ट्रीय बाघ परियोजना, राष्ट्रीय हाथी परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय जो है वन क्षेत्र, इन सब के कारण जनजातियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया, उनके अधिकारों को कर्टेल किया गया, और इन सब से उनमें कहीं ना कहीं सरकार या व्यवस्था के प्रति असंतोष में वृद्धि हुई। सरकार को घड़ियाल की बड़ी चिंता है, चीता कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना, इसकी बड़ी चिंता है। बाघ के जन्म पे सरकार खुश हो रही है, लेकिन जो जनजातियां सदियों से वन, जंगल, जमीन पर उनके परंपरागत दावे थे, आज उनके दावों को छीना जा रहा है। बहुत सारे औद्योगिक घरानों को जंगल की जमीन जो है विकास के नाम पर फ्री में बांटी जा रही है। इससे हमारी जनजातियां क्या हो रही हैं, उनका जीवन निर्वाह का संकट हो रहा है। कहीं पर कोल ब्लॉक आवंटन, कोयला का ब्लॉक का आवंटन, बड़े भारी जो है वनों को हटाया जा रहा है विकास परियोजनाओं के नाम पर, जंगलों को जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मनमाने तरीके से विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। हाँ, इससे उनको जीवन निर्वाह का संकट हो रहा है, जनजातीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है, उनकी पहचान खत्म हो रही है ना। हाँ, एनिमल भी जरूरी है, कौन कह रहा है नहीं जरूरी है, लेकिन आप सोचिए राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है उसके इर्द गिर्द मूवमेंट पूरी तरह ब्लॉक्ड है। ये नेशनल पार्क आज बने, जनजातियां सदियों से रहती आ रही है ना। सामाजिक व आर्थिक समस्या के रूप में नक्सलवादी आंदोलन का उदय, नहीं समझ में आएगा तुम्हें, है ना, है ना। तो विस्थापन का दंश झेल रही है, अपने मूल स्थान से कटती जा रही है ना। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा, इन सब पे सरकार का ध्यान है, लेकिन इन हमारे जनजातीय जो है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, जल, जंगल, जमीन पर जनजातियों के अधिकारों व दावों कम किया जाना, सांस्कृतिक पतन, क्षरण, क्षरण, मशीनीकरण को बढ़ावा, जो नहीं समझ पाए तुम,
मशीनों का डिमांड बढ़ी है, उससे गरीबी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। क्वेश्चन केवट जी लास्ट में, अभी पहले पढ़ लीजिए, है ना, अंत तक जाते जाते सभी सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर अंत में रहूंगा मैं, है ना। सांस्कृतिक क्षरण या पतन, राज्य या व्यवस्था के प्रति असंतोष क्या है, बढ़ा है, तो ये सब आप बता सकते हैं, है ना। चलते हैं एक नए टाइप का देख लेते हैं लास्ट में, मास मीडिया, है ना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मास मीडिया पर वैश्वीकरण का प्रभाव। मास मीडिया समझते हैं जनसंचार का माध्यम, है ना, जिसका प्रसार बहुत बड़े लोगों तक हो, है ना, श्रोता तक, दर्शक, बड़े वर्ग तक। तो विस्थापन और पुनर्वास, पहला क्या लिखा है, विस्थापन, सोए रहते हो क्या जी। मास मीडिया समझते हैं ना, सूचना संचार के साधन जिनकी व्यापक जनमानस तक पहुंच होती है ना, जो व्यापक जनमानस को प्रभावित करते हैं, चाहे वह एंटरटेनमेंट का प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये सभी क्या है ना, सभी मास मीडिया का ही स्वरूप है। जैसे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार, पत्रिका, पुस्तकें, ये सब जो पार्ट है। टीवी में आप देखिए टेलीविजन इंडस्ट्री का राइज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया नया प्लेटफॉर्म। तो आज ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, मास मीडिया की रीच को, आम जनमानस तक, इसकी पहुंच को क्या किया, बढ़ा दिया है इंटरनेट के कारण, है ना। और क्या इसका लाभ अगर हम देखें तो आज स्थानीय जो मुद्दा है उसका सार्वभौमिकरण, है ना, उसका अधिक हो रहा है ना। जैसे स्थानीय स्तर पर ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल है, मीडिया के हाउस है, फर्म है, जो आज स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, समस्या जो है, जो भी समस्या स्थानीय है उसकी वैश्विक पहुंच हो पा रही है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर। आज आप देखिए मीडिया के द्वारा विभिन्न प्रतिभागियों, विभिन्न प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान किया जा रहा है ना। तो ये अच्छी बात है, आज बहुत सारे ऐसे टैलेंट शो हैं जहां से बहुत नई नई प्रतिभाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है ना। मीडिया का अगर हम देखें तो रोजगार के क्षेत्र में मीडिया रोजगार प्रदाता पहले भी था, हाल के वर्षों में वैश्वीकरण के दौर में इसका प्रसार क्या है, बढ़ा है। आज आप देखिए पॉडकास्ट के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, है ना, इंस्टा, फेसबुक आदि के जरिए लोग क्या कर रहे हैं, है ना, लोग जो है वह अधिक पैसा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपने पॉडकास्ट के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, है ना। तो मीडिया का एक नया जो है संस्करण आपको दिखाई पड़ रहा है ना। और क्या आपको सकारात्मक दिखता है, आज मीडिया क्या कर रहा है, अगर आप देखें तो पश्चिमी संस्कृति, आधुनिक मूल्य से समाज के हर स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे जो है प्रतिभा से संबंधित टैलेंट शो अगर हम देखें, चाहे डांस को लेकर हो, चाहे म्यूजिक को लेकर हो, है ना। तो सांस्कृतिक स्तर पर अगर हम देखें तो मीडिया के एक्सपेंशन से पब्लिक तक आम सूचनाएं भी पहुंच रही है, जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है। आज आप देखिए हर व्यक्ति न्यूज को लेकर मोबाइल के जरिए, रील्स के जरिए, तमाम चीजों से क्या है, क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ी है, जागरूकता का स्तर बढ़ा है, बौद्धिक तार्किक क्षमता जो है वो बढ़ा है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है वो कावेरी वर्मा सकारात्मक है कि नकारात्मक है ना। स्वामी जी वो सकारात्मक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना आगे क्यों चलते हैं, है ना। और क्या हम कह सकते हैं कि आज मीडिया लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आम जनमानस तक पहुंचा रही है। देखिए बिहार के इलेक्शन में इतनी अधिक वोटिंग, इसके पीछे कारण क्या है, लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको जागरूक करने में बड़ा योगदान किसका है, मीडिया का है, मास मीडिया का है। कि लोग अपने अधिकारों के प्रति पहले कम जागरूक थे, लेकिन आज क्या है, बहुत सारी न्यूज एजेंसी, ये सब आज आम जनमानस को अधिक जो है जागृत कर रही है। आज मीडिया जो है वो रोजगार तो दे ही रही है स्थानीय मुद्दों। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आप बता सकते हैं। कुछ मीडिया को लेकर समस्याएं भी है, मास मीडिया से सवाल दिखना चाहिए, नए टाइप का सवाल बना रहा है। हम इसके सकारात्मक प्रभाव लिखते हैं, क्या है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक प्रभाव। पहला हम क्या कह सकते हैं, स्थानीय मुद्दों, घटनाओं, समस्याओं का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के विस्तार में मीडिया की व्यापक भूमिका। रोजगार प्रदाता, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे इंस्टा हो, एफबी आदि, बड़े स्तर पर रोजगार प्रदाता हम कह सकते हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। समस्या लिखे हैं, नए नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन,
जंजी रिवॉल्यूशन इन नेपाल मास मीडिया प्रायोजित था। तो कुछ अच्छे भी आंदोलन है, कुछ 12 बजे तक। देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की सराहनीय भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, इसे लिख लो। पॉडकास्ट पे ही चल रहे हो क्या? इंस्टाग्राम, एफबी, है ना, रील बनाकर लोग लाखों कमा रहे हैं फॉलोअर्स, ताकि मैसेज कर पाए उतने समय तक, मजा आए, कुछ कुछ लिखते रहे, है ना। बहुत सुंदर। लिखिए, आधुनिक मूल्यों, विचारों के संप्रेषण द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका। चलिए, नकारात्मक भूमिका। चलिए, नकारात्मक भूमिका कुछ मीडिया को लेकर। नकारात्मक भूमिका, टीआरपी गेन के लिए सनसनी फैलाना, है ना, छोटे से छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर दिखाना, है ना। 24/7/365 न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? टीआरपी गेन के लिए अनाप शनाप, है ना, जनमत को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। कई बार ये अच्छी बात नहीं है कि मीडिया के व्यवसायीकरण के कारण उनकी जो व्यावसायिक नैतिकता है उसमें गिरावट आई है, क्षरण हुआ है। कि आज टीआरपी गेन के नाम पर, प्रॉफिट अर्निंग के नाम पर मीडिया क्या कर रही है? जो एक प्रोफेशनल इथिक्स होता है उसमें गिरावट है, नैतिकता का क्षरण हो गया है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसमें मीडिया का बाजारीकरण अधिक हुआ है। सनसनीखेज खबर पहले प्रकाशित, हर न्यूज ही ब्रेकिंग न्यूज है, हर चैनल पे आग आपको जलता हुआ दिख जाएगा, है ना। डिबेट नहीं है, चिल्ल पौ मची रहती है ना। कोई भी सार्थक बहस, प्रभावी बहस आप नहीं देखेंगे। हाँ, तो मीडिया के द्वारा भ्रामक पेड मीडिया का कंसेप्ट, कई बार मीडिया क्या है, वो प्रायोजित है और वह जनमत को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य कर रही है ना, व्यूअरशिप के लिए, है ना। और क्या है मीडिया की, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसका क्षरण, उसमें गिरावट आई है। थंबनेल देखे होंगे, आखिर उसने अंतिम बार क्या कहा होगा, हो गया, सनसनी फैला दी। अब जो उधर से गुजरेगा स्क्रॉल करते उसको लगेगा कि कुछ तो है, बस हो गया उनका काम, 1 मिनट भी देख लिया तो उनका काम हो गया। तो पेड व्यूअरशिप के चक्कर में अनाप शनाप, है ना, जाति धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों को अनावश्यक तूल देना, अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, है ना। वो तो मैं आरडी पहले ही जान गया हूं, राय जानने की जरूरत इतनी क्लास में थोड़ी आती है, वो तो शुरू में ही समझ गया, है ना। इतना टाइम थोड़ी लगता है समझने में, करते रहिए टीका टिप्पणी से, हमारा क्या जाएगा, है ना। अनावश्यक लिखते रहिए जो है, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना। हमें राय जानने में इतना लंबा क्लास नहीं, 1 2 क्लास 3 क्लास बहुत होती है ना। पूरा आईआर पढ़ाकर ही राय बना लिया था, है ना। चलिए, तो मीडिया क्या कर रही है, भ्रामक पोस्ट, पेड मीडिया का कंसेप्ट है। मीडिया के जरिए सांस्कृतिक जो है क्षरण, पश्चिमी संस्कृति का हम पर आरोपण किया जा रहा है, सांस्कृतिक सामांगीकरण, इसकी प्रक्रिया को कौन विस्तार दे रहा है ना। ये मीडिया के द्वारा, मास मीडिया द्वारा। मास मीडिया का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है ना। तो मास मीडिया आज के समय में उसकी नैतिकता तो गिरी ही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसके कारण समाज के स्तर पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, जो सामाजिक सद्भाव है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया ऐसे ऐसे भ्रामक पोस्ट, सच्चे हिंदू हो तो 1 लाइक बनता है, लोग जागो जागो फलां खतरे में है, ऐसे ऐसे न्यूज, है ना, ऐसे ऐसे पोस्ट। तो ये सब मीडिया का एक नकारात्मक प्रभाव है, इससे आम जनमानस, है ना, प्रभावित हो रहा है। जो अति संवेदनशील जरूरत के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया क्या कर रही है, जो आम जनमानस के दैनिक जीवन से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिनको उठाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा ही नहीं करनी, है ना। अनावश्यक इधर उधर की बातें, उन सबको बार बार दिखाया जाना, है ना। ये आज आप न्यूज चैनल के जो भी प्रवक्ता हैं उनको आप देखकर ही समझ जाएंगे कि या तो ये सरकार के समर्थक है या विरोधी है। एक न्यूट्रलिटी जो होनी चाहिए पत्रकारिता में, निष्पक्षता जो है वो है ही नहीं, है ना। यानी जो पत्रकारिता, एक नैतिकता आधारित पत्रकारिता होनी चाहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता, वो है ही नहीं, उसका क्षरण हो गया है। 2 वर्गों में पूरी तरह, सत्ता पक्ष और सत्ता के विपक्ष में 2 धारा बहती जा रही है। और ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा, दुनिया के हर देश में कमोबेश यही है कि जो सत्ता में है उसी का गुणगान मीडिया हर युग में करती आई और आज के युग में और अधिक, है ना। तो मीडिया के कारण, बिल्कुल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण हमारी एकता अखंडता को नुकसान है, सामाजिक सद्भाव को नुकसान है ना। चलिए 2-4 पॉइंट।
मीडिया के अत्यधिक बाजारीकरण की प्रवृत्ति के कारण व्यावसायिक नैतिकता का क्षरण आर्थिक लाभ हेतु अनावश्यक किसी भी फालतू या बेकार घटनाक्रम का बार बार प्रदर्शन लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली व जनमत को सत्ता के समर्थन या विरोध में जाति धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाना, मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, हर न्यूज चैनल अखबार किसी न किसी आइडियोलॉजी से अधिक प्रभावित है। पहले भी था, लेकिन आज के समय में स्पष्टता के साथ आप समझ सकते हैं कि कौन सा राइट विंग है, कौन सा लेफ्ट विंग है, कौन सा प्रो गवर्नमेंट है, कौन सा जो है एंटी गवर्नमेंट है ना। पहले ये पता करना में टाइम लगता था, है ना। तो जो पत्रकारिता की भाषा है, पत्रकारिता का जो रवैया है, बहुत परिवर्तित हो गया है। सत्ता के समर्थन में या जमकर रहना या सत्ता के प्रतिपक्ष विरोध में, धार्मिक मान्यताओं, जाति से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाना, सामाजिक सद्भाव को तार तार करना, है ना, भ्रामक तथ्यों, सूचना, पोस्ट आदि का, है ना, प्रकाशन। ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? आज ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण घर घर तक मीडिया को पहुंचा दिया है। पहले कितने लोग न्यूज देखते थे विपिन कुमार, आज मोबाइल में न्यूज आ गया है, रील्स के जरिए आप न्यूज, है ना, ऐसे जो है मसालेदार न्यूज आप देखते हैं, एक बार देखा बस स्क्रॉल होता रहा, वही मसाले। वैश्वीकरण इसको क्या कर रहा है? और प्रमोट कर रहा है आर्थिक लाभ के लिए। मीडिया हाउस भ्रामक सूचना, तथ्य, वीडियो, पोस्ट आदि का प्रकाशन कर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? भ्रामक तथ्यों, सूचनाओं, पोस्ट आदि के द्वारा लोगों को गुमराह करना, मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन, सेंसरशिप से बचने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, है ना, ओटीटी ओवर द टॉप, जैसे अमेजन, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, जी5, ये सब क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। वैश्वीकरण के दौर में इसका क्या है? प्रसार बढ़ा है। भ्रामक तथ्य, सूचना उसी में आ गया, है ना। तो मनोरंजन के नाम पर कुछ भी, अश्लीलता, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए सांस्कृतिक सामांगीकरण। तो हम क्या कह सकते हैं? सांस्कृतिक सामांगीकरण की प्रक्रिया को अधिक विस्तार। क्या है सांस्कृतिक सामांगीकरण? पढ़ा चुका हूं इतना। तो मास मीडिया से सवाल बनेगा, है ना। चलिए, वैश्वीकरण का हमने लगभग सभी आयाम जितने भी पॉसिबल हैं हमने बता दिया। अंत में वैश्वीकरण का अंत करते हैं, है ना। चलिए, एक अवधारणा आप सुन रहे होंगे बी भूमंडलीकरण की, है ना। आज पूरे दुनिया के स्तर पर बी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। बी भूमंडलीकरण एवं आर्थिक सुस्ती, मंदी वैश्वीकरण के युग का अंत तो नहीं। डीग्लोबलाइजेशन और स्लोबलाइजेशन, एक नया टर्म आपने सुना होगा। एंड ऑफ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नॉट।
अब इसका प्रभाव समाज के संदर्भ में क्या पड़ रहा है ना। इसे आप देखोगे कि पिछले 1-2 दशक से वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं और वैश्वीकरण के स्थान पर एक विभूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की एक विरोधी प्रक्रिया हावी होती जा रही है। अगर आपने वैश्वीकरण को समझा है तो हमने क्या देखा कि वैश्वीकरण में दुनिया के विभिन्न देशों में एकीकरण बढ़ता है, इंटरकनेक्टेडनेस, संपर्क बढ़ती है ना, परस्पर निर्भरता क्या है, बढ़ती जा रही है। लेकिन आज आप दुनिया के मंच पर देखें तो वोकल फॉर लोकल, है ना, आत्मनिर्भरता का बढ़ता हुआ दौर, विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्त्र, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार, हर राष्ट्र के अंतर्गत एक आर्थिक देशभक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, दक्षिणपंथी विचारधारा की उपस्थिति हो रही है ना। यानी हर देश में दुनिया के एक नए संदर्भ में दक्षिणपंथी विचारधारा का राइज हो रहा है। आप देखिए कि दुनिया का विकसित देश अमेरिका, जो वैश्वीकरण का सबसे अग्रणी समर्थक देश था, आज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, संरक्षणवाद की नीति पर उतर आया है। अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आज वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं का विरोध किया जा रहा है। तो क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? अगर खत्म हो जाएगी तो इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा? यहां से नए प्रकार का प्रश्न आएगा। एक नया टर्म स्लोबलाइजेशन, जहां पर स्लोबलाइजेशन का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्तमान में हर क्षेत्र में आर्थिक मंदी का एक दौर आ रहा है, सुस्ती आ रही है। विकसित देश जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए संरक्षणवाद पर उतर आए, है ना, और इसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति मिलनी चाहिए थी, हाल के वर्षों में अवरोध हो रहा है और इससे समाज के स्तर पर समस्या आ रही है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है ना, दुनिया के हर देश में अमूमन दक्षिणपंथी विचारधारा का राइज क्यों हो रहा है? जरा इसको अगर आपने संस्कृति को समझा तो आराम से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि जब दुनिया की विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे पर हावी होती जा रही है, वैसी स्थिति में दुनिया के कई देशों को क्या लग रहा है कि उनकी संस्कृति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दुनिया की कई संस्कृतियों पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव, छाप इतना अधिक दिखाई पड़ रहा है कि मानो उनकी संस्कृतियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक वैश्वीकरण की विरोधी प्रक्रिया दुनिया के मंच पर धीरे धीरे उठती जा रही है, जिसको हम कहते हैं विभूमंडलीकरण। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूमंडलीकरण का विरोध किया जाता है ना, जिसमें राष्ट्रों के मध्य परस्पर निर्भरता, अंतर संपर्क, उनके मध्य एकीकरण की संस्कृति को हतोत्साहित किया जाता है। उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? दुनिया के सभी देश जो है वह एक दूसरे के साथ मिलकर काम न करे, है ना, और वह अपनी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करे। और यही अवधारणा जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर हाल के वर्षों में देखी जा रही है, जिसको आप ट्रंप से जोड़ सकते हैं, जिसको आप विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियां। आज विकसित देश क्या कर रहे हैं कि विश्व बाजार पर अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तरफ पहले वो मुक्त बाजार प्रणाली के समर्थक थे, लेकिन आज वो खुद टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए तमाम हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। और इन्हीं सभी प्रक्रिया के लिए हम एक अवधारणा का यूज करते हैं जिसको कहते हैं विभूमंडलीकरण। फिलीपींस के एक अर्थशास्त्री हुए वाल्डन बेलो, उन्होंने सबसे पहले 90 के दशक में जब वैश्वीकरण स्टार्ट हुआ उसी के समय में उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया है। कुछ साहस ज्यादा बढ़ रहा है इस बैच के बच्चों का, बदतमीजी कुछ बढ़ रही है ना। ये जो 2-4 लड़कियां हैं ना, है ना, कुछ ज्यादा ही परमानेंट कमेंट ऑफ करवा दूंगा, है ना। तुम्हारे कहने से छोटा बड़ा थोड़ी कर देंगे। क्लास का टाइम जो है वही रहेगा, पढ़ना है पढ़ो, जाना है जाओ, है ना। नींद आ रही है, भूख लग रही है, फला, ये सब आईएएस के बच्चे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्या छोड़ो, क्या बोलना। किसी के कहने से हम कम या ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, जो हमें सिलेबस पढ़ाना है पूरा ही पढ़ाएंगे, है ना। 5-10 ऐसे फालतू बच्चों के लिए हम सबका नुकसान थोड़ी कर देंगे। ये भी कहने वाली बात है ना, ये भी कहने वाली बात है। क्या इग्नोर ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं स्वामी जी, है ना। हाँ वही सब बच्चे हैं, नॉन सीरियस है। तो भूमंडलीकरण की एक विरोधी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखी जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं विभूमंडलीकरण, है ना। एक ऐसी अवधारणा जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जाता है, राष्ट्रों के मध्य परस्पर निर्भरता, संपर्क, एकीकरण को बाधित किया जा रहा है ना। क्यों ऐसा किया जा रहा है? और टाइम लेट करेंगे, है ना, और लेट करेंगे टाइम, चिंता ना करो, है ना। जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण जैसी अवधारणा कमजोर होती जा रही है। तो नोट करिए भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर, है ना, देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण की विरोधी प्रक्रिया के रूप में विभूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे देखी जा रही है। भूमंडलीकरण की विरोधी प्रक्रिया के रूप में विभूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे देखी जा रही है। देखिए विभूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता,
अंतः संबद्धता, इंटरकनेक्टेडनेस, पारस्परिक निर्भरता, अंतः संबद्धता एवं एकीकरण को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के क्रम में, विशेषकर विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने के क्रम में मुक्त बाजार प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सामाजिक आर्थिक संबंध दुष्प्रभावित हुए हैं। पैराग्राफ चेंज करके एक अवधारणा के रूप में विभूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग फिलीपींस के अर्थशास्त्री वाल्डन बेलो द्वारा अमेरिकी प्रभाव के कारण एशियाई बाजारों में आई आर्थिक मंदी को प्रदर्शित करने हेतु किया गया था। है ना? जैसे वाल्टन बेलो ने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, तो एक में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम घटित होगा, एक में आर्थिक मंदी आएगी, तो उसकी चपेट में क्या है पूरी दुनिया। आज आप देखिए अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से फ्रांस, यूरोप का बाजार बुरी तरह प्रभावित, उससे एशियाई बाजार। तो मूलतः इसको आर्थिक संदर्भों में वाल्टन बेलो ने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं में परस्पर निर्भरता जरूरी नहीं है, उससे नुकसान भी है, और इसी के लिए विभूमंडलीकरण की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय मंच पर आई। है ना? अब इसका कारण लिखते हैं, विभूमंडलीकरण का कारण। है ना? लिखिए विभूमंडलीकरण का कारण, क्या क्या कारण आपको लगता है? एक तो आर्थिक मंदी हो सकता है, टैरिफ में वृद्धि हो सकता है का कारण। तो मुक्त बाजार प्रणाली के स्थान पर संरक्षणवादी नीति, तो पहला हम क्या कह सकते हैं? मुक्त बाजार प्रणाली के स्थान पर नया कंसेप्ट है ना? यहां से सवाल नए टाइप का बनेगा, और ट्रंप के भारत पर टैरिफ वार हाइक के बाद यहां से सवाल बन जाएगा। है ना? के स्थान पर संरक्षणवादी नीतियां। विकसित राष्ट्रों में आई आर्थिक सुस्ती, मंदी, स्वदेशी उत्पाद पर निर्भरता की मांग में वृद्धि, सांस्कृतिक सामांगीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण का लाभ सभी राष्ट्रों को समान रूप में न मिलकर धनी देश और धनी जबकि निर्धन देश और भी निर्धन। आखिर क्यों? घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण पहले ही लिख दिया है, मुक्त बाजार प्रणाली के स्थान पर संरक्षणवादी नीति। संचार इंटरनेट से क्या है? वो सांस्कृतिक समांगीकरण का ही पार्ट है। संस्कृति, जो विकसित देश है उसकी संस्कृति हावी होती चली जा रही है दुनिया की अन्य संस्कृतियों पर।
वैश्वीकरण का लाभ सभी राष्ट्रों को समान रूप से न मिलकर धनी देश और धनी, जबकि निर्धन देश और भी क्या है, निर्धन है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित देशों को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन प्रदान करने हेतु विकासशील देशों का उदय, आतंकवाद, युद्ध, शरणार्थी की समस्या आदि मुद्दे। तो ये सब कारण है जिससे कि विभूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है ना, बढ़ती जा रही है। संरक्षणवादी नीति का ही परिणाम क्या है, टैरिफ में वृद्धि। जैसे हमने देखा हर क्षेत्र में आपको क्या दिख रहा है, पश्चिम देशों की संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली हावी होती जा रही है। विकसित देशों को लाभ अधिक मिल रहा है, उनकी कंपनियां वर्ल्ड बाजार पर, विश्व के बाजार पर अपना नियंत्रण हर देश में है ना। देखिए अगला एमएनसी टीएनसी पहले बता चुका है क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम, पारराष्ट्रीय निगम के द्वारा विकसित देशों द्वारा दुनिया के अधिकांश देशों तथा उनके बाजार पर नियंत्रण विकसित देशों में आई गरीबी, बेरोजगारी में वृद्धि, दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों नेतृत्व का उदय, जैसे आज क्या हो रहा है कि जो विकसित देश है, मागा कैंपेन क्यों दिया ट्रंप ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका धीरे धीरे क्या है, सुस्ती की तरफ जा रहा है ना। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को समृद्ध बनाना है, संरक्षण, बाहर की कंपनियों को से जो लोग आ रहे हैं बाहर के देशों से, उसको रोक दो, है ना, टैरिफ लगा दो, अपने यहाँ निवेश के लिए तमाम हथकंडे अपना लो। इन सबसे क्या हो रहा है, विभूमंडलीकरण की जो है ना प्रक्रिया जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है। डीग्लोबलाइजेशन, जब वास्तव में कुछ पाने की लालसा होती है ना तो थकावट नहीं होती है ना। बहुत त्याग, अनुशासन, निष्ठा, समर्पण चाहिए यूपीएससी के लिए, मजाक थोड़ी है। शौक से कोर्स खरीद लिए, तैयारी करने लगे तो थोड़ी आप अभ्यर्थी हो जाते हैं। बहुत डेडिकेशन चाहिए, निष्ठा चाहिए, है ना। और ये डेडिकेशन, निष्ठा, समर्पण बहुत कम लोगों में ही होता है। इसीलिए जो सीरियस बच्चे हैं वो खूब खुश होइए, है ना, कि युग ही ऐसे बच्चों का है ना। बहुत निष्ठा चाहिए, है ना, अनुशासन चाहिए, बहुत कंट्रोल चाहिए, है ना। चलिए, तो ये सब भूमंडलीकरण के कारण है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सवाल बन सकता है, और इसको हम लोग समाज संस्कृति के संदर्भ में देख सकते हैं। भूमंडलीकरण का परिणाम या प्रभाव, प्रभाव से अच्छा शब्द है दुष्प्रभाव, क्योंकि वैश्वीकरण एक सकारात्मक अवधारणा मानी जाती है ना। क्या परिणाम हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो रहा है भूमंडलीकरण के कारण? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, ये सब पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रवसन प्रभावित हो रहा है ना। और क्या, अंशिका तुम एक रजिस्टर बना लो, कौन कौन गया है कल बता देना, है ना। ये बता देना कौन कौन चला गया, सबकी गिनती कर लो, यूपीएससी का एक सवाल बनेगा। तो सबसे दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य संबंध दुष्प्रभावित, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, विकास बाधित हो रही है ना। तो रोजगार पर उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों में प्रवासियों के विरुद्ध घटनाएं बढ़ रही है, भारतीयों के विरुद्ध अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के विभिन्न देशों में, है ना। ये सब घटनाएं क्या है, बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या नए सिरे से। तो हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो पहला हम क्या कह सकते हैं, भूमंडलीकरण का दुष्प्रभाव, पहला लिखिए, राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य को नुकसान, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन में कमी, प्रवासियों के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार, अत्याचार,
घृणा, आदि में वृद्धि, बहुसंस्कृतिवाद को नुकसान। जैसे अभी आपने देखा होगा एक भारतीय का एक अमेरिकन ने सर काट लिया था, अभी अमेरिका में एक है ना, दुनिया के विभिन्न देशों में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है। आज वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, जो लोग योग्य हैं, डिजर्विंग हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी डिमांड बढ़ी है। आज भारत से बहुत सारे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बाहरी कंपनियां क्या कर रही है, कैंपस के जरिए अपने यहाँ ले जा रही, तो उनको रोजगार मिल रहा है। स्थानीय लोग योग्य नहीं है या किसी भी कारणवश अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीय और प्रवासियों के संबंध दुष्प्रभावित हो रहे हैं। और वैश्वीकरण के दौर में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है कि अच्छा अमेरिका में है, अमेरिका पहले अमेरिकन के लिए है, यहाँ तो भारतीय आकर रह रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय या अन्य देशों के लोगों के विरुद्ध हाल के वर्षों में क्रूरतापूर्ण व्यवहार, घटनाएं, अत्याचार ये सब बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों में एक नई सोच पैदा कर दी गई है ना, कि ये जो बाहरी है ये हमारा हक छीन रहे हैं। जैसे भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के विरुद्ध यही चीज दुनिया के अन्य देशों में भारतीयों के विरुद्ध, और उसको हवा कौन दे रहा है? भूमंडलीकरण, बहुसंस्कृतिवाद। अच्छी बात है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क हो, संपर्क से सदैव नुकसान ही नहीं होता है ना, उसका लाभ भी है। लेकिन आज बहुसंस्कृतिवाद को नुकसान हो रहा है क्योंकि हर संस्कृति को संरक्षित करना चाह रहे हैं, है ना। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही है? बाधित हो रही है ना। तो वैश्वीकरण एक सकारात्मक, कुछ समस्याएं अवश्य है, परंतु अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधारणा है ना। और भूमंडलीकरण एक नकारात्मक अवधारणा है। अगर इस प्रक्रिया को बल मिलेगा तो रोजगार गिरावट आएगा, आर्थिक मंदी आएगी, तमाम समस्याएं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? बहुसंस्कृतिवाद को नुकसान। उसके बाद अगला, आधुनिकीकरण के प्रयास या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित। पूंजी, श्रम, सेवा, तकनीक, संसाधन के आदान प्रदान में कमी से सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला बाधित, सप्लाई चेन बाधित। तो ये सब आप बता सकते हैं। एक नया टाइप का कंसेप्ट है, इसी को, है ना। हाँ, सभी ब्रिट इंडियंस को वही मानते हैं, है ना। और भारतीय मूल का व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बन जाता है। एक आधा लोग, कुछ लोग की बातों से पूरे इंडियंस के इमेज को थोड़ी आप तोल सकते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति बन जाता है ना। तो भूमंडलीकरण एक नया अवधारणा है ना। इनसे जो है, हाँ, आर्थिक मंदी के और गहराने का खतरा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम का पूरक है वैश्वीकरण। सभी चीजें बाजार लिमिटेड हो जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी, सप्लाई चेन बाधित होगा, सारी चीजें। तो पूरी वसुधा ही परिवार है, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की बात ही थी। अब क्या होगी? वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा कमजोर होगी। तो ये सब नकारात्मक है। ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुस्ती, उससे क्या होगा? रोजगार का संकट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चेन जो है प्रभावित होगा, भारत में एफडीआई कम हो जाएगा, तकनीकी नवाचार ये सब बाधित होगा, है ना। नए नए टाइप का सवाल बना रहा है, ध्यान रखना। गया वो हड़प्पा का जमाना, है ना। अब नया नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंपैक्ट ऑन सोसाइटी सवाल बना देगा। वैश्वीकरण के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व से समाज और संस्कृति पर क्या उसका प्रभाव है। अगर इतना आपको बता दिया गया तो आप वो सब करने की स्थिति में रहेंगे, है ना। कि एआई का इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन के दौर में, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज क्या है? बढ़ता जा रहा है, उससे प्लस भी है, माइनस भी है ना। रोजगार, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा बता सकते हैं। सकारात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है? टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन हो रहा है, लोगों की ज्ञान, जानकारी, सूचना बढ़ रही है, कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करने में मदद मिल रही है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है ना। कहीं ना कहीं कटौती आ रही है लागत मूल्य में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है। इस तरह की चीजों के कारण युवाओं को अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, उद्यमिता की भावना बढ़ रही है ना। ज्ञान का प्रसार हो रहा है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव। नकारात्मक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है ना। नए नए टाइप के सवाल, तैयार रहना, हड़प्पा वाला सवाल हम नहीं दिखेगा। नए नए टाइप के सवाल, क्रिप्टो करेंसी को सोसाइटी में जोड़कर पूछ रहा है सवाल, कहां हो, है ना। और उसमें नींद आ जाती है, भूख लग जाती है, ये लग जाता है, वो लग जाता है। नकारात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है? जैसे डीप फेक वीडियोस वगैरह, है ना। प्राइवेसी को खतरा, साइबर फ्रॉड, नए नए टाइप के, फिशिंग, रैकेट, फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब बढ़ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, जॉब को लेकर संकट हो सकता है, कल्चर को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हाँ, अत्यधिक निर्भरता अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी तो क्या होगी? क्रिएटिविटी लिमिटेड होगी। तो प्रश्न बच्चों नए टाइप के बनेंगे, है ना। अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर सकते हैं तो वैश्वीकरण आज खत्म। कल से हम लोग रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। जो पीडब्ल्यू का नोट्स आपके पास है, महिलाओं की भूमिका और नारीवादी संगठन, अगर टाइम मिल जाए तो एक बार पढ़कर आएंगे। उसमें कुछ परंपरागत है, उसको तेजी से हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए, हाँ, मीडिया अधिकतर नकारात्मक नहीं कह सकते हो। भारत की मीडिया, ग्लोबल मीडिया की बात तनिष्क गुप्ता हो रही है। हाँ, आपदा में भी अवसर ढूंढा जा सकता है ना। तो नकारात्मकता में भी इसको अपडेट करोगे कुशवाहा, रोहित, तो हो जाएगा काम। हाँ, इन्वायरमेंट पे असर समाज में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इतनी तो समझ आपको आ ही गई होगी कि इन्वायरमेंट पर क्या बता सकते हैं इंपैक्ट। लिख दिया है क्वेश्चन कोमल पहले ही।
पॉपुलेशन आगे पढ़ाएंगे, पहले रोल ऑफ वीमेन फिर पॉपुलेशन। अब छोटे छोटे टॉपिक है, यही 2 बड़े टॉपिक है जहां से नए नए टाइप के सवाल आते हैं। अब जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है, 2 क्लास 3 क्लास मैक्सिमम उसमें खत्म होता चला जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सवाल अगर हो तो पूछ लो। अरे भैया क्यों एक ही चीज पर पढ़ जाते हो गुप्ता जी? मीडिया की क्या लिखेंगे? मीडिया का प्रसार बढ़ा है, लोगों की ज्ञान जागरूकता का स्तर लोगों का बढ़ा है, सकारात्मक है, स्थानीय मुद्दों को सार्वभौमिक रोजगार दे रहा है, ये सब क्या था? अच्छा था। कुछ पेड मीडिया का कंसेप्ट आ गया, वो सब बता देंगे कि थोड़ा बहुत समस्या है, ज्यादा सकारात्मक है कि मीडिया के अधिकतर लाभ है, कुछ चिंताएं अवश्य है कि मीडिया जो है आर्थिक लाभ के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म, एथिकल जो कंसर्न है वो गिरा है ना। तो ये हम बता देंगे उसमें है क्या। ठीक है कोमल, चलिए। समाज उमाज को नए नजरिए से पढ़ोगे तो सवाल जो है ना, आप पकड़ने की स्थिति में रहेंगी। लिखने का प्रैक्टिस करो प्रीति, है ना। नहीं एआई नहीं लिखवाएंगे, इतना पढ़ाए हैं, कम से कम कुछ तो करो, बता तो दिए ही सकारात्मक नकारात्मक, वीडियो देखकर लिख लेना, है ना, वीडियो देखकर लिख लेना। जाइए चलिए। नहीं पल्लवी नहीं लिखवाएंगे, बता दिए हैं, अब आपको खुद अपने हाथों को कष्ट देना होगा। कोई नहीं, देना कब है? 2026 देना है तो 25 से कर लो, है ना। एक ही घटनाक्रम 50 बार रिपीट में आ जाती है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पिछले साल भी पढ़े थे, इस साल पिछला 3 साल 4 साल का आ जाएगा, है ना। अभी से ही पढ़ो, कोई जरूरी थोड़ी है उतना पीछे जाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, भूख लग गया होगा, खा लीजिए, है ना, खाना बना लीजिए, सो लीजिए, है ना। यूपीएससी तो है ही, नेशनल हॉबी होता ही रहेगा, है ना। रोल ऑफ वीमेन कल पढ़कर आओगे, है ना, क्योंकि